सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने आपका वही पुराना चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, हमारा चैप्टर था सिल्वर वेडिंग। इसका पठन पाठ थोड़ा बड़ा है, मैंने पहले भी बोला था। कहानी वही है, एक परिवार की ही कहानी है और ऑफिस की दफ्तर की कहानी है। इससे बढ़ के कहानी नहीं है। जो लेखक है वो दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से कहानी शुरू होती है जैसे मैंने आपको बताया था पहले। फिर वो घर आते हैं, घर से मंदिर जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों के साथ गप्पे भी मारते हैं। ठीक है, हंसी मजाक उनकी आदत है। लेकिन जो अपने से छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ बैठकर खाना पीना वो ये नहीं करते। हंसी मजाक कर लेते हैं, आते जाते जो कर्मचारी मिल जाता है, लेकिन उनके साथ बैठकर खाना पीना ये लेखक को पसंद है। ठीक है छात्रों, हम जहाँ से हमने बेटा पाठ छोड़ा था पिछली क्लास में, वहीं से हम अपने पाठ का पठन शुरू करते हैं। आप अपनी जो आपकी पुस्तक है वितान, उसको निकाल लीजिए। उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है। पेंसिल और बुक आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ही मैं कक्षा में बोलती हूँ कि जब भी हम पाठ का पठन शुरू करते हैं, आप मेरे कहने से पहले ही पुस्तक और पेंसिल साथ में रखा करें, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। कभी भी जो भी हमने रेखांकित किया है, मुख्य जो बिंदु हैं उनको जो हम रेखांकित करते हैं वो ही हम बार बार जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने आप ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। छात्रों, हम थे कि जो यशोधर बाबू है वो अपने बच्चों से किस प्रकार घुल मिल नहीं पाते, और जो उनकी पत्नी है वो अपने बच्चों के साथ कैसे घुल मिल जाती है। वैसे वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके विचार अपने बच्चों के अनुरूप बदल जाते हैं। बच्चे जैसा चाहते हैं वो वैसा ही कर लेती है। लेकिन यशोधर बाबूजी ये कहते हैं कि नहीं, मैं बच्चों के अनुरूप नहीं चलूंगा। इसी बात को लेकर परिवार में कलह हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है। तो वहीं से जब वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो हमें हर एक इंसान की सुननी होती है। ये यशोधर बाबू सोचते हैं और वही अपने बच्चों पर वो प्रेशर डालते हैं कि मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ और जिस प्रकार मैं सबकी सुनता था आप भी मेरी ही सुनोगे। लेकिन बच्चे इसको अस्वीकार कर देते हैं, वो नहीं सुनते, नहीं मानते। वो बोलते हैं कि पिताजी बाबूजी आप पुरानी परंपराओं के हैं, पुरानी परंपराओं पर चलकर हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें आधुनिक परंपराएं, जो हमारी आज की परंपराएं हैं जिसमें हमारी बेटरमेंट है, हम उन्हीं पर चलकर ही तरक्की कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम पाठ का पठन करते हैं। पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ निकाल लीजिए प्लीज। यद्यपि से सुनिए। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी, जैसे मैंने आपको बताया, मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, आज के जमाने की नहीं थी, मॉडर्न नहीं थी, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ जो माता होती है वो बच्चों की तरफदारी करती है। मजबूरी में उन्हें भी मान बना डाला है। मान क्या होता है? मिट्टी का ढेला, कि जिस प्रकार पत्थर होता है उस पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार वो माता बन चुकी है। चाहे वो बच्चा कुछ भी बोले उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सबकी सुन लेती है। फिर वो क्या बताती है, कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, फिर वो क्या बोलती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो जो ससुराल वाले थे वो संयुक्त फैमिली में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। अब देखिए, उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव से आए उनके ताऊजी थे और उनके 2 विवाहित बेटे। जो ताऊजी थे उनके 2
विवाहित बेटे भी रहा करते थे। हम संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। ताऊ जी का जो बड़े आदमी होते हैं, घर का जो मुखिया होता है, उसका ही परिवार में चलता है। वो ही जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाता है। और अगर संयुक्त परिवार को चलाना अच्छी तरह से जानते हैं तो उनका प्रेशर जैसा वह बोलते हैं वैसा हर एक को सुनना है। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है, उनको क्या शिकायत रहती है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, कभी भी हमारा फेवर नहीं किया जब हमारी शादी हुई थी। जबकि वो बात कहती है बस जेठानियों की चलेगी, जो जेठानी की जो बड़ी थी उन्हीं के घर में चलती थी। उनका यह भी कहना है कि आचार और व्यवहार में जो ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं एक बुढ़िया थी। जितने भी नियम होते थे वो मुझ पर ही लागू होते थे, बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए जाते थे। जो गांव में बुजुर्ग औरतें होती थी कि तुम्हें ये करना है, वो ही मुझे, कि मेरी शादी अभी हुई थी लेकिन मुझे अब वो ही नियम, जो वो नियम अपना रहे थे, मुझे वो ही नियम अपनाने थे। घर वाले बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, जो उनके बच्चे हैं वो उनसे सहानुभूति रखते हैं। फिर वह यशोदा जी से उन्मुख होकर कहती है, फिर वो क्या कहती है अपने पति से, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें हैं, जो ये पुरानी जो बातें हैं मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानती हूँ जिस हद तक सुविधा हो, जहाँ तक मुझे सही लगता है वहीं तक मैं वो मानती हूँ। अब मेरे कहने से यह सब जो ढोंग है, जो ढकोसले हैं, वो अब नहीं बर्दाश्त होता। अब वो आगे क्या कहते हैं कि धर्म और कुल के मामले में वो क्या कहते हैं, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकताओं सा आचरण करती हैं। तो यशोधर बाबू क्या कहते हैं, शानियल बुढ़िया, उसको क्या बोलते हैं, शानियल बुढ़िया। इसको रेखांकित कीजिए, चटाई का लहंगा या बूढ़े मुंह मुहासे लोग करें तमाशे। ये कहावत उन्होंने क्या बोली, बूढ़े मुंह मुहासे लोग करें तमाशे, कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। जो वो कहती है उसको मजाक में ले लेते हैं और उसकी बात को तोल नहीं देते, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं, मजबूर भी हो जाते हैं कि तमाशा जो है स्वयं उनका बन रहा है। कि क्योंकि तमाशा क्यों बन रहा है, क्योंकि वो दूसरों की नहीं सुनते, अपनी चलाते हैं। अब आगे देखें छात्रों, जिस तरह किशनदा का क्वार्टर था, अब अपने फ्रेंड के बारे में क्या बताते हैं कि जिस तरह का उनका क्वार्टर था, मकान था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए एक गहरी सांस ली और फिर उसको बाहर छोड़ा। यशोधर जी ने अपने से पूछा, क्या यह बेहतर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर और गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता, कि अगर मैं किशनदा की तरह से शादी नहीं करता तो आज की नौबत नहीं आती, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती, जो हमारी कम्युनिटी है, जो कौम है, उसी के प्रति मैं अपना जीवन न्यौछावर कर देता। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शादी की है और बच्चे हैं, तो अब मैं अपने परिवार के साथ ही रहता हूँ और जो मेरी जिंदगी है जैसी चल रही है ऐसे ही चलेगी। अगर मैं अनमैरिड होता, किशनदा की तरह से होता, तो ऐसा नहीं होता। अब आगे देखिए छात्रों, फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। फिर वो ये भी सोचते हैं कि जिस प्रकार वो अविवाहित थे, शादी नहीं की थी, अगर मैं भी ऐसे होता तो उनका बुढ़ापा भी कैसे होता। अब किशनदा के बुढ़ापे की तरफ जाते हैं कि उनका बुढ़ापा जो था वो सुखी नहीं था। उसके तमाम साथियों ने पोस्ट खास, ग्रीन पार्क, कैलाश नगर, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन
उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत जिसका उन्होंने उपकार किया था, भला किया था, इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे रहने की जगह नहीं दी। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहते थे। जो उनका घर था उसमें 2 कमरे थे और उस 2 घर में 3 परिवार रहते थे। छात्रों ये देखिए कैसे वो करते थे। किशनदास कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव में लौट गया। जहाँ साल भर के बाद जब वो रिटायर हुए उसके साल भी नहीं हुआ था कि उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। ये यशोधर बाबू उनके बारे में कहते हैं कि रिटायर के बाद जो पेंशन मिलती थी ज़्यादा तक उन्होंने नहीं खाई और 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जो उनके चेहरे की रौनक थी वो जाती रही। उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ क्योंकि छड़ा था, शादी नहीं हुई थी, हमें नहीं कैसे उसकी मृत्यु हुई। ये लोगों ने उनके बारे में प्रतिक्रिया दी। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, उन्होंने क्या बोला कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होता है वो ही जानते हैं। यह जानते हैं यशोधर जी बच्चों का होना भी जरूरी है। फिर वो बोलते हैं कि देखो जैसे उनकी डेथ हुई, अगर उनके भी बाल बच्चे होते तो उनकी देख रेख करते और उनके बाल बच्चे नहीं थे इसलिए जो हुआ होगा वो जाने। यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यशोधर जी अपनी मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा 25 में कोई क्या करता है, जब मजबूरी होती है तो लोग क्या करते हैं। उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, अपने उम्र के हिसाब से ही लोग समझदार होते हैं। यद्यपि जो युवा होते हैं यशोधर का विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं, जो उनके दोस्त थे वो बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की कि मैंने 50 तरह की शरारतें की। कभी ये अब किशनदा की चारित्रिक विशेषताओं में छात्रों आप लिख सकते हो, पेज नंबर 7 पे है और फर्स्ट पैराग्राफ में ही है जो ये सारी की सारी शरारतें की हुई थी। ये देखिए ये लिखी हुई है। ठीक है छात्रों, इस पिक्चर के जस्ट सामने जैसे ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद जाना, जो पिक्चर देखने जाना होता था वो देखना, और किशनदा ने क्या नहीं किया वो उनके बारे में बताते हैं। ये आपको उनकी चारित्रिक विशेषताओं में भी लिख देना है अगर पेपर में आता है तो। अब आगे देखिए, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं कि अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे सिर पर प्रेशर होगा, जिम्मेदारियां होंगी, तब तुम भी सही हो जाओगे। अभी मैं हूं, इस वजह से तुम्हारे सिर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है और मैं सब काम कर लेता हूं, इसीलिए तुम बेफिक्र हो। अब आगे देखिए, उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा 25 के लंबे दौर से गुजरता। जिस प्रकार गधा का उन्होंने उदाहरण दिया है, मेहनत करता रहता है, उसी प्रकार मैं भी गधे की तरह से ही मेहनत करता रहता और मुझे इससे में कुछ नहीं आता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है, फिर वो क्या कहते हैं अपने बच्चों को कि जब तक बाप है, छात्रों इसको रेखांकित करो, तब तक मौज कर लो। यह बात यशोधर जी कभी कभी कहते हैं, अपने छात्रों से कहते हैं कि पिता के राज में बच्चे मौज कर सकते हैं और अपने राज में तो बच्चे
जमा ही करते हैं, जो पूंजी होती है उसको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अब आगे क्या व्यंग्यात्मक वो किस्सा बताते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो विचार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। जो उनकी रीत मंजूर करे, जो उनके पुरानी परंपराएं हैं, जो उनको वो स्वीकार करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है, क्योंकि वो जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया को देखते हैं, वो अपने अनुसार सही हो सकते हैं। कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। उन्होंने डीडीए फ्लैट लिया हुआ था, जैसे और नीचे का किसी और का घर है, ऊपर का किसी और का, उससे ऊपर का किसी और का, कि अगर वो वहां ले लेते तो फिर आज हम भी वहीं रहते। भयंकर भूल की है किंतु संभाव। यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। वो क्या बोलते हैं, देखिए कितना बड़ा बोला है उन्होंने कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं। उन्होंने ये उक्ति कही है, कहावत की है, जो लोगों ने बनाई हुई है कि जो मूर्ख लोग हैं वो घर बनाते हैं और समझदार लोगों को उसमें रहने का ठिकाना मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो उन्होंने घर बनाया उनके पापा ने बनाया, और रहते कौन है उसमें, उनके बच्चे रहते हैं। छात्रों, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर। उनकी राय में क्या है कि जब तक सरकार नौकरी पे है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो, और उसके बाद जो आपका पुश्तैनी घर है, जो आपके गांव में घर है, वहां पर जाकर रहो, ताकि हर कोई वहां पर आपका साथ देने वाला मिल जाए। गांव का पुश्तैनी घर, पुश्तैनी क्या है, जो पुराने दादा या परदादा का घर है, वहां के बारे में। अब वो क्या बोलते हैं कि वो घर हमारा कैसा है। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, वो क्योंकि इतने साल पुराना है तो टूटना जाहिर है। इतने लोगों का हक है वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हम पुश्तैनी घर में जाएंगे वो टूटा फूटा होगा और लोगों से बुराई भी मोल लेनी होगी, क्योंकि इतने साल से हम क्वार्टर में रह रहे थे। अगर अचानक जाकर आप अपना हक मांगोगे तो लड़ाई तो होगी ही। बच्चे बहस में जब तक तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले, कि जब तक मैं रिटायर होता हूँ उससे पहले सरकारी नौकरी में आ जाए, और जो क्वार्टर है, जो मेरे वाला क्वार्टर है, वो हमें फिर से मिल जाए। अभिमन्यु द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं, बता देते हैं। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसा आप सोच रहे हैं, आदमी को तो हर तरफ से सोचना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि देखो इसमें सोचने में क्या बुराई है, अगर हम सोच लेते हैं कि मेरी जगह मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी और क्वार्टर मिल जाएगा, आराम से रह लेंगे। फिर उनकी पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं क्या, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं। और कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। कह भी जाते हैं सुनाने के लिए और हंसना भी, नकली हंसी जो बनावटी हंसी है वो हंस देते हैं। जितना ही इस लोक की जिनके यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रही है। परलोक क्या होता है, दूसरा लोक। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। जहां पर वो जाते थे वहीं की तरफ लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। जो मंदिर था लक्ष्मी नारायण जी का, उसके सामने जाकर हाथ जोड़े। अस्सी का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे, जो अच्छी बातें सुना रहे थे, और लास्ट में वो वहां पर चले गए। अफसोस आज प्रवचन सुनने से यशोधर जी का मन खास लगा नहीं, क्योंकि चिंता तो उनको घर की थी। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं थे, लेकिन अपने समय को, कि बच्चों घर जाऊंगा तो लड़ाई होगी, वो अपने समय को व्यतीत करते थे वहां पर जाकर। इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाते हैं, जिस प्रकार उनके मित्र जाते थे, संध्या पूजा करते थे, और जो अच्छी अच्छी किताबें थी
वो जाकर पढ़ते थे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता, हम सब में लग नहीं पा रहा था, तब उनसे कहते कि भाई ये तो लगाना ही पड़ेगा। छात्रों, आज हमने इस पाठ का जितना भी पठन किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से सुना होगा। इतना ही पाठ आपको दोबारा भी पढ़ना है ताकि सारा का सारा आपको समझ आ जाए। और जो इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में पूरा चैप्टर आपका भेज दूंगी, उसमें से इस वीक आपको थोड़े थोड़े करके अगले ट्यूसडे तक, मंगलवार तक आपको ये सारा कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद आप ग्रुप में उसके पिक लेकर भेज दोगे ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपने काम पूरा किया है या नहीं। ठीक है छात्रों, तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए और करनी भी है, और अपने माता पिता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद छात्रों।